वेलकम बैक। तो लॉ ऑफ वन या रा कॉन्टैक्ट, ये किताब की शुरुआत कैसे हुई? डॉन एल्किंस जब जूनियर हाई स्कूल में थे, तब उन्होंने जीवन के बारे में बड़े सवाल पूछना शुरू कर दिया। प्रतिदिन पढ़ने लिखने और अंक गणित के बीच वो मन ही मन सोच रहा था, जीवन का आखिर अर्थ क्या है? ब्रह्मांड कितना बड़ा है और ये कैसे काम करता है? हम क्या नहीं जानते? पहेली के टुकड़ों को समझने और एक साथ रखने की इच्छा उनके अवतार के दौरान निरंतर बनी रही। अपने पेशेवर जीवन में एल्किंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भौतिकी दोनों के प्रोफेसर बन गए और अपने निजी जीवन में यूएफओ पुनर्जन्म और एक के दृढ़ अन्वेषक बन गए। मतलब कि और चीजें जानने के बारे में, जिन्हें असाधारण के शीर्षक के तहत एक साथ जोड़ा जा सकता है, जांच के अन्य क्षेत्रों के एक दृढ़ अन्वेषक बन गए। उन्होंने महसूस किया कि आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड के मौलिक कामकाज और उद्देश्य को प्रकट करने में असफल रहा है। इसलिए उन्होंने उन उत्तरों के लिए इन क्षेत्रों की ओर रुख किया जो विज्ञान प्रदान नहीं कर सका। कार्लाइल एल रुकर्ट बचपन से ही प्रखर बुद्धि और अत्यधिक गहरे एवं व्यक्तिगत विश्वास से संपन्न व्यक्ति थी। बाद के बिंदु पर उसने खुद को कैडल क्रेडल एपिस्कोपलियन और अंततः एक रहस्यमय ईसाई कहा। पूर्व में कार्ला एक अल्प आयु की बच्ची थी जिसने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उसे दी जाने वाली किसी भी परीक्षा में महारत हासिल कर ली। और सबसे केंद्रीय रूप से कठिन परिस्थितियों को के बढ़ने के बावजूद कार्ला जीवन के प्रति प्रेम से स्पंदित थी। मतलब कि जिंदगी में बहुत कुछ झेलने के बाद भी वो प्रेम में जीती थी। वो नृत्य करने, गाने, प्रकृति के साथ बातचीत करने और भक्ति और सेवा का जीवन जीने के लिए जीती थी। वो प्रेम पूर्ण दृष्टिकोण के प्रति इतनी प्रतिबद्ध थी कि लोग अक्सर उसे निर्दोष या भोली समझते थे, जिससे कुछ लोगों के मन में कार्ला की उस दुनिया की रक्षा करने की इच्छा पैदा हुई जो उन्हें लगता था कि वो उसकी तुलना में कम पवित्र थी। दुनिया कम पवित्र थी कार्ला की तुलना में। 1961 के अंत में डॉन को रचनात्मक रूप से द ब्राउन नोटबुक नामक एक छोटा भूरा खंड दिया गया था, जिसे डेट्रॉइट मिशिगन के वॉल्ट रॉजर्स द्वारा संकलित किया गया था, जो पहले एक यूएफओ इकाई के साथ आमने सामने मुठभेड़ का अनुभव कर चुके थे। मुठभेड़ के बाद श्री रॉजर्स ने इस इकाई के साथ लंबे समय तक टेलीपैथिक संपर्क प्रदर्शित किया, एक ऐसी घटना जो 1950 के दशक में इसी तरह की मुठभेड़ों में अक्सर रिपोर्ट की गई। रॉजर्स की संकलित भूरी नोटबुक में कथित अलौकिक स्रोतों से वास्तविकता की आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में जानकारी थी। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे लोगों का एक समूह जो लगातार एक साथ ध्यान करते थे, अलौकिक संस्थाओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। और यही वजह है कि मैंने हर शहर और स्टेट के ग्रुप्स बनाए थे और सभी से उम्मीद की थी कि वो लोग रेगुलर मिलेंगे, एक साथ ध्यान करेंगे और शायद कांटेक्ट करेंगे। एल्किंस नोटबुक में प्रसारित सामग्री और अपने स्वयं के काम के बीच सह संबंधों से इतने प्रभावित हुए कि इस जानकारी के आधार पर उन्होंने लुईविले केंटकी में अपने 1 दर्जन भौतिकी छात्रों के साथ एक प्रयोग करने का फैसला किया। इसकी खबर उन छात्रों में से एक की प्रेमिका के कानों तक पहुंच गई। उसने हाल ही में मौन में रुचि और ध्यान के प्रति प्रेम विकसित किया था, इसलिए उसने इसमें भाग लेने के लिए कहा। उसका नाम था कार्ला एल रुकर्ट।
डॉन ने समूह को ये नहीं बताया कि क्या हो सकता है, केवल ये बताया कि यदि वे एक साथ ध्यान करेंगे तो संभवतः कुछ दिलचस्प घटित हो सकता है। वो वास्तव में ये देखने के लिए एक वैज्ञानिक प्रयोग करने का प्रयास कर रहा था कि क्या छात्रों को बिना किसी संकेत के अलौकिक टेलीपैथिक संपर्क प्राप्त होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद और कोई निश्चित परिणाम सामने नहीं आया, वॉल्ट रॉजर्स ने समूह का दौरा किया और अपने स्रोत हैटॉन उस इकाई से संपर्क किया जिसके साथ उन्होंने आमने सामने की मुठभेड़ का अनुभव किया था। हैथॉन ने कहा कि वे डॉन के कुछ समूहों के माध्यम से चैनल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो इंप्रेशन उन्हें मिल रहे थे, लेकिन मौखिक रूप से नहीं, वे अलौकिक लोगों से थे। डॉन एल्किंस ने महसूस किया कि इस घटना ने प्रयोग की वैज्ञानिक वैधता को समाप्त कर दिया, लेकिन इसके परिणाम सामने आने लगे। इस दौरे के बाद समूह में कार्ला को छोड़कर सभी ने चैनल बनना सीखा। वो मौन ध्यान को प्राथमिकता देती थी। इस बैठक के बाद कार्ला और डॉन के संबंधित पाठ्यक्रम उन्हें कुछ समय के लिए अलग अलग रास्तों पर ले गए, लेकिन अंततः वे फिर से एकजुट हो गए और 1968 में अनुसंधान और खोज के एक साझा मिशन पर आधिकारिक तौर पर एक साथ शामिल हो गए। 2 साल बाद उन्होंने एलएल कंपनी बनाई और बदलाव किया। 1976 में इसका नाम एलएल रिसर्च रखा गया और 1974 में कार्ला द्वारा डॉन के पहले चैनलिंग प्रयोग में भाग लेने के 12 साल बाद डॉन ने कार्ला से स्वयं चैनलिंग सेवा के लिए कहा। ये संयोगवश नहीं है कि वही वर्ष था जब एल्किंस ने वास्तव में संरक्षित करना, फेंकना नहीं, संरक्षित करना शुरू किया था। रिसाइकल चैनलिंग की कैसेट रिकॉर्डिंग, चैनलिंग की कैसेट रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो फेंकता नहीं था, रिसाइकल नहीं करता था, उसे संभाल के रखता था। डॉन के प्राथमिक चैनलिंग प्रोटोकॉल में किए गए सुधारों के साथ साथ चैनलिंग में कार्ला की योग्यता के कारण संदेशों ने गुणात्मक छलांग लगाई। इन सुधारों के बीच कार्ला ने उपकरण को ट्यून करने और संपर्क को चुनौती देने की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं विकसित की, जो एलएल रिसर्च की चैनलिंग शैली की पहचान बन गई। 1978 में जिम मैकार्टी ग्रिड के बाहर एक लॉक कैबिन में रह रहे थे, जिसे उन्होंने सेंट्रल केंटकी के जंगलों में अपनी 132 एकड़ जमीन पर बनाया था। एक शाम जब वो लेक्सिंगटन केंटकी से प्रसारित होने वाली WKQQ स्टेशन पर बैटरी चालित रेडियो सुन रहे थे, उन्होंने यूएफओ के विषय पर डॉन एल्किंस और कार्ला रुकर्ट के साथ एक साक्षात्कार सुना। मोहित होकर जिम ने एक दिन उनसे मिलने की आशा की। 1 साल बाद उनकी इच्छा तब पूरी हुई जब उनके साथी गृहस्वामी, जो उन्हें जानते थे, ने उनका परिचय डॉन और कार्ला से कराया। 1 वर्ष तक प्रत्येक रविवार की रात को अपने चैनलिंग ध्यान में भाग लेने के लिए लुईविले जाने के बाद डॉन और कार्ला ने जिम को अपने शोध में मदद करने के लिए उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 23 दिसंबर 1980 को जिम के साथ रहने लगे। 23 दिन बाद 15 जनवरी 1981 को जब कार्ला एक छात्र को चैनल चलाना सिखा रही थी, कार्ला के माध्यम से एक आवाज आई और कहा, मैं रा हूं। इस सत्र से पहले कार्ला की सभी चैनलिंग सचेत रूप से की गई थी, लेकिन जब रा को चैनल करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम किया गया तो वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। इस तरह से जिसे डॉन, कार्ला या जिम द्वारा कभी भी पूरी तरह से
समझा नहीं जा सका, उसने राज संपर्क के लिए अपना शरीर छोड़ दिया। रा तब डॉन के सवालों के जवाब देने के लिए दूर से और यंत्रवत रूप से कार्ला के स्वरों को संचालित करने में सक्षम था। पहले सत्र के बाद के 105 सत्रों में से 105 सत्रों में से प्रत्येक सत्र में कार्ला बेहोश हो जाती थी। इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके माध्यम से क्या हो रहा था। सत्र 23 तक डॉन ने उसे रा के शब्दों की प्रतिलेख दिखाना शुरू नहीं किया था। संपर्क की वैज्ञानिक व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए उसने पहले उन्हें उससे दूर रखा था। रा संपर्क अंतर्दृष्टि की गहराई और दृष्टि की व्यापकता में इतनी बड़ी छलांग थी कि डॉन, कार्ला और जिम ने अगले 3 साल और 2 महीनों के लिए खुद को इस संपर्क के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। और ये था डॉन, कार्ला और जिम का सफर, उनके सफर की शुरुआत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।